तो आज हम बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन की, यानी गति के नियमों की। हाँ, और इसके लिए हम देख रहे हैं फिजिक्स की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 4। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई चीजें चलती कैसे हैं, हाँ, या रुकती क्यों हैं। सही बात है। अरे ये तो हम रोज ही देखते हैं ना। हाँ, जैसे कोई फुटबॉल को किक मारता है, हाँ, या गाड़ी चल रही है, मुड़ रही है। या फिर कोई पत्थर फेंको तो नीचे ही गिरता है। हाँ, इन सब के पीछे क्या सिद्धांत है? तो इसकी शुरुआत होती है काफी पहले से। हाँ, मतलब एरिस्टोटल की सोच से शुरू करते हैं। हाँ, और फिर देखेंगे कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने कैसे पूरी समझ ही बदल दी। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा। तो एरिस्टोटल का मानना था कि किसी चीज को चलाते रहने के लिए लगातार एक बाहरी बल चाहिए, एक एक्सटर्नल फोर्स। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल आम अनुभव जैसा लगता है। जैसे किसी खिलौना गाड़ी को धक्का देते रहना पड़ता है, वरना रुक जाती है। सही। लेकिन इसमें एक आप कह सकते हैं बुनियादी चूक थी। एरिस्टोटल असल में फ्रिक्शन यानी घर्षण जैसे विरोधी बलों को, अपोजिंग फोर्सेस को नजरअंदाज कर रहे थे। अच्छा। गैलीलियो ने यहीं से सोचना शुरू किया कि अगर ये फ्रिक्शन हो ही ना तो क्या होगा। हाँ, ये बढ़िया सवाल था। तो गैलीलियो ने फिर वो इंक्लाइंड प्लेन मतलब ढलान वाले तलों पर एक्सपेरिमेंट्स किए। जी। देखा कि नीचे आती चीजें तो तेज होती हैं, मतलब एक्सेलरेट करती हैं। हाँ, और ऊपर भेजो तो धीमी होती जाती हैं, रिटार्ड करती हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने सोचा अगर तल एकदम समतल हो, हॉरिजॉन्टल, और कोई फ्रिक्शन भी ना हो, तब वो चीज एक ही रफ्तार से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती ही रहेगी, रोकेगी नहीं। कमाल है। और यहीं से लॉ ऑफ इनर्शिया का आइडिया आया कि कोई भी चीज अपनी आराम की हालत या एक जैसी सीधी गति की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कोई बाहरी फोर्स उसे मजबूर न करे। बिल्कुल। मतलब स्थिर रहना और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना, दोनों ही हालतों में चीज पर लगने वाला कुल बाहरी बल, नेट एक्सटर्नल फोर्स, शून्य होता है। अच्छा। इसी आइडिया को फिर न्यूटन ने अपने पहले नियम की तरफ फॉर्मलाइज किया। उन्होंने कहा अगर किसी वस्तु पर नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य है तो उसका एक्सेलरेशन भी शून्य होगा। मतलब उसकी गति में कोई बदलाव नहीं आएगा। एग्जैक्टली। या तो रुकी रहेगी या एक ही वेलोसिटी से चलती रहेगी। हाँ, और इसके उदाहरण तो देखिए कितने सारे हैं। जैसे वो अंतरिक्ष यान जिसके रॉकेट बंद हो। हाँ, वो बस तैरता रहता है एक सीधी लाइन में। या फिर जब हम बस में होते हैं और वो अचानक चलती है या रुकती है तो हमें झटका लगता है। वो भी तो इनर्शिया है। हाँ। हमारी बॉडी अपनी पुरानी अवस्था में ही रहना चाहती है। सही कहा। अच्छा, ये तो हुई बात जब नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य हो। लेकिन अगर वो शून्य न हो तब क्या? हाँ, यहीं पर आता है न्यूटन का दूसरा नियम। ये बताता है फोर्स, वस्तु के मास और उसके एक्सेलरेशन के बीच का रिश्ता। ओके। रिजिडीम कहता है कि किसी वस्तु के मोमेंटम, याद है ना, मास गुणा वेलोसिटी, P=mv। हाँ, मोमेंटम। तो मोमेंटम में बदलाव की जो दर है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो लगाए गए नेट एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उसी दिशा में होती है। F=dp/dt। बिल्कुल। और क्योंकि मोमेंटम होता है मास गुणा वेलोसिटी, P=mv, और अक्सर मास कांस्टेंट रहता है, तो dp/dt बन जाता है मास गुणा dv/dt। और dv/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो तो एक्सेलरेशन है। सही है। तो ये बन गया F=ma, सबसे फेमस इक्वेशंस में से एक। वाह, F=ma। पर वो dp/dt वाली बात भी बड़ी दिलचस्प है कि फोर्स सिर्फ मोमेंटम बदलने पर नहीं, बल्कि वो बदलाव कितनी देर में हुआ उस पर भी निर्भर करता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपने वो क्रिकेट वाला उदाहरण दिया था ना। हाँ, कि कैच लेते समय खिलाड़ी हाथ पीछे खींचते हैं। क्यों खींचते हैं? वो गेंद के मोमेंटम को शून्य पर लाने का समय बढ़ा देते हैं। अच्छा, समय बढ़ गया तो dp/t में dt बढ़ गया, इसलिए F कम हो गया, हाथों पे चोट कम लगती है। क्या बात है, सिंपल फिजिक्स पर कितना काम का। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं तीसरे नियम पर। ये वाला तो बहुत सुना है, हर एक्शन के बराबर और विपरीत एक रिएक्शन होता है। हाँ, सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर इसमें एक बहुत जरूरी बात है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्या? कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा दो अलग अलग चीजों पर लगते हैं। अच्छा, जैसे बंदूक से गोली चलाई तो बंदूक गोली पर आगे की तरफ एक फोर्स लगाती है, ये हुआ एक्शन। बदले में गोली बंदूक पर पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लगाती है, ये हुआ रिएक्शन। इसीलिए बंदूक को झटका लगता है पीछे। बिल्कुल। फोर्स बराबर है, दिशा उल्टी है, लेकिन एक गोली पर लग रहा है, दूसरा बंदूक पर, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते। ये बात है, क्योंकि वो अलग अलग वस्तुओं पर है। सही। अच्छा, इन तीन नियमों के बाद कुछ आर्म फोर्सेस का जिक्र भी था, जैसे फ्रिक्शन,
फ्रिक्शन तो हर जगह है। वो दो तरह का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब चीज रुकी हुई हो, और काइनेटिक फ्रिक्शन जब चीज चल रही हो। और वो गोल घूमने वाली बात, सर्कुलर मोशन। हाँ, किसी चीज को गोल घुमाने के लिए हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए होता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे कार जब मोड़ लेती है सड़क पर। हाँ, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आता है? वो टायरों और सड़क के बीच के फ्रिक्शन से मिलता है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो गाड़ी सीधी निकल जाएगी, मुड़ेगी नहीं। समझ गए। और एक बात और थी कि ये जो फ्रिक्शन है या रस्सी में खिंचाव यानी टेंशन है, ये सब कांटेक्ट फोर्सेस हैं। हाँ, इनका असली कारण माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या है? क्या है? वो है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बिजली के बल। अरे वाह, मतलब सतह कितनी भी चिकनी लगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो वो ऊबड़ खाबड़ है। बिल्कुल। और उन्हीं उभारों के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगते हैं, वही फ्रिक्शन और टेंशन जैसे कांटेक्ट फोर्सेस को जन्म देते हैं। कमाल है। तो मतलब मैक्रो लेवल पर जो दिखता है उसका बेस माइक्रो लेवल पे है। एग्जैक्टली। तो आज हमने देखा कि कैसे गति की हमारी समझ एरिस्टोटल की कह सकते हैं सहज पर गलत सोच से शुरू हुई। हाँ, और फिर गैलीलियो के इनर्शिया के कॉन्सेप्ट और न्यूटन के 3 जबरदस्त नियमों तक पहुंचे। ये नियम बताते हैं कि चीजें क्यों और कैसे हिलती डुलती हैं। और ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। यही नियम हमारी दुनिया चला रहे हैं, हमारे चलने से लेकर ग्रहों के घूमने तक। बिल्कुल, इन्हें समझना मतलब अपने आसपास की दुनिया को बेहतर समझना। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, क्या न्यूटन के ये नियम हमेशा हर जगह लागू होते हैं? सोचिए, जब चीजें बहुत बहुत तेज चल रही हों, लगभग रोशनी की रफ्तार से, या जब हम बहुत ही छोटे कणों की दुनिया में जाएं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। क्या वहां भी यही नियम काम करते हैं या फिर कहानी कुछ और है? ये सोचने वाली बात